में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि क्या वाकई में इंसान पहले बंदर था, या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या मानव का क्रमिक विकास किस तरह से हुआ, और अगर आज के इंसान के पूर्वज बंदर थे तो आज के बंदरों में क्रमिक विकास क्यों नहीं हो रहा। इन सभी सवालों का जिक्र करने से पहले हम चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी और बंदरों से इंसान बनने तक के सफर पर नजर डालते हैं। एवोल्यूशन थ्योरी। करीब 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम शुरू हुआ था, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए और फिर बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ, फिर पक्षी और फिर धरती पर रेंगने वाले जीवों जैसे कछुए इत्यादि आए। आगे चलकर कुछ ऐसे जीवों का विकास हुआ जो पानी के अंदर भी रह सकते थे और बाहर भी। इसके बाद आए प्राइमेट्स, जो कि चूहों की तरह दिखते थे, और इन्हीं के साथ विकास का क्रम आगे बढ़ने लगा। प्राइमेट्स से बंदर बने और बंदरों से गोरिल्ला, चिंपैंजी, और फिर धीरे धीरे इनसे मानव का विकास शुरू हुआ। ये पूरा विकास क्रम पृथ्वी पर हो रहे मौसम में बदलाव और अन्य बदलावों के चलते अपनी अपनी जरूरत के अनुसार होता गया। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने यह एवोल्यूशन की थ्योरी फिंच पक्षियों को देखते हुए दी थी। डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा पक्षी कई द्वीपों में पाया जाता है, लेकिन हर एक द्वीप में इस पक्षी की शारीरिक बनावट, खासकर उसकी चोंच में बहुत अंतर था। फिंच पक्षियों की इसी विशेषता को देखते हुए डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। डार्विन के अनुसार जो भी जीव जिस माहौल या वातावरण में रहता है, वो खुद को उसी वातावरण में ढालने की कोशिश करने लगता है, ताकि उसका जीवन और उसकी आने वाली पीढ़ियां बच सकें। इसी कोशिश में अलग अलग जगहों के मुताबिक उसकी शारीरिक बनावट और बुद्धि में प्राकृतिक तौर पर बदलाव आने लगते हैं। अलग अलग द्वीपों में फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां होने का भी यही कारण है। जो फिंच पक्षी जिस द्वीप पर गए, उसी द्वीप के वातावरण के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल लिया। इस तरह सभी फिंच पक्षियों का प्राइमरी सोर्स तो एक ही था। डार्विन ने यही सिद्धांत सभी तरह के जीवों और यहाँ तक कि मनुष्य के विकास क्रम में भी लागू किया। जैसे सांप और छिपकली या भेड़ी और कुत्ते का प्राइमरी सोर्स एक ही है, और ठीक इसी तरह इंसानों का विकास सीधे बंदरों या चिंपैंजी से नहीं हुआ, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और मानव का भी प्राइमरी सोर्स एक ही है, जैसे कि फिंच पक्षियों का होता है। आसान शब्दों में मनुष्य सीधे बंदर से इंसान नहीं बना, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे, और यही पूर्वज अलग अलग माहौल या वातावरण में जाकर अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों जैसे मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर के रूप में विकसित होते चले गए। यानी हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर आदि सभी एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा है, जिसकी मुख्य शाखा, जड़ या बीज, जिसे प्राइमरी सोर्स भी कहा जाता है, एक ही है। और इसी कारण इंसानों का डीएनए बंदरों और चिंपैंजी से काफी मिलता जुलता है। अब सवाल यह है कि इंसान, बंदर और चिंपैंजी का वो प्राइमरी सोर्स कौन था जिससे यह विकास का क्रम आगे बढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों साल पहले वो प्राइमरी सोर्स होमिनिड थे, जिन्हें वन मानुष भी कहा जाता था। शरीर से ये बंदर जैसे लगते थे और इंसान जैसे भी। ये जीव झुककर चलते थे और ज्यादातर अपना समय पेड़ों पर ही बिताया करते थे। इसी कारण इनके हाथ लंबे थे। इस प्राइमरी सोर्स में कपी यानी कि एप्स परिवार की सभी नस्लें या प्रजातियां शामिल हैं, जो मनुष्य हो या मनुष्य जैसी हों। इनमें मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरेंगेटॉन आदि के वंश आते हैं। कैसे हुआ मानव का विकास? जब धरती की संरचना और उसके मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे थे, तब पेड़ पौधों की कई प्रजातियां खत्म हो रही थीं, तो वहीं कुछ नई प्रजातियों का विकास भी हो रहा था। कहीं धरती बेहद गर्म हो रही थी, तो कहीं पर बर्फ पड़ रही थी। इसी तरह कई तरह के बदलाव पूरी धरती पर हो रहे थे। इन बदलावों के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म होती जा रही थीं। तो वहीं जो जानवर खुद को इस बदलते वातावरण के अनुसार ढाल रहे थे या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था। जैसे कि इंसान, पेड़ों पर रहने वाली पिरोलपिथिकस प्रजाति, जिसे इंसानों का पूर्वज कहा जाता है, ये पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर थे। इन्हीं की आगे की पीढ़ियों ने खुद के विकास के लिए पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। आर्डीपिथिकस रेमिडस, जिन्हें मनुष्य के शुरुआती पूर्वजों में से एक माना जाता है, नई जगह और भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आ गए। हजारों सालों के विकास क्रम के दौरान इनकी शारीरिक बनावट में कई बदलाव आए। जैसे पेड़ों पर न झूलने की वजह से इनके हाथ छोटे होने लगे थे, साथ ही अब ये 4 की बजाय 2 पैरों पर ठीक से चलने लगे थे। इन्हीं से आगे चलकर होमो हेबिलिस का विकास हुआ, जिन्होंने भोजन के लिए पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया था। क्योंकि विकास के क्रम में इनके दिमाग का आकार बढ़ता गया, जिससे ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे थे। फिर और विकास हुआ तो आगे चलकर होमो इरेक्टस नाम की प्रजाति ने ग्रुप बनाकर शिकार करना सीखा, साथ ही आग की भी खोज की। और फिर आए होमो सेपियंस, जो कि वर्तमान मनुष्यों की प्रजाति के पूर्वज हैं। होमो सेपियंस मनुष्य के क्रमिक विकास में पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्रजाति थी। आज के बंदर या चिंपैंजी क्यों नहीं बनते इंसान?
प्रकृति में किसी भी प्रजाति का एवोल्यूशन या विकास तभी होता है जब उसे विकास की जरूरत होती है। होमिनिड से इंसानों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने का रास्ता चुना था। वे अपना जीवन बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद में विकास किया। लेकिन गोरिल्ला या चिंपैंजी को ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वे पेड़ों पर ही खुश थे और इसीलिए उन्हें एवोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, जिस कारण वे नहीं बदले। लेकिन अब सवाल यह है कि आज के बंदरों को इंसान बनने की जरूरत महसूस क्यों नहीं हो रही? जब तेजी से जंगल कटते जा रहे हैं, जंगली जानवरों का तेजी से शिकार हो रहा है, जंगलों में आए दिन भयंकर आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं, यहाँ तक कि कुछ प्रजातियां तो लुप्त होने की कगार पर भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी आखिर किसी बंदर, चिंपैंजी या गोरिल्ला ने यह कैसे सोच लिया कि अभी हमें तो विकास की जरूरत नहीं है? डार्विन की थ्योरी के अनुसार ऐसी परिस्थिति में तो एवोल्यूशन शुरू हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। जानवरों और पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो हजारों लाखों सालों से आज तक अपने स्थान पर आए मौसमी बदलावों की वजह से हर साल ग्रुप बनाकर सैकड़ों मीलों का सफर तय करके प्रवास करने के लिए दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं और फिर वापस अपने स्थानों पर लौट जाते हैं। अब अगर ये बात सही है कि इंसान, बंदर, चिंपैंजी आदि के प्राइमरी सोर्स या पूर्वजों ने पृथ्वी पर हो रहे बदलावों के चलते अपना स्थान बदलने का फैसला किया और इसी वजह से उन्होंने पेड़ों से उतरकर जमीन पर दो पैरों पर चलना शुरू किया, ग्रुप बनाकर शिकार आदि करना सीखा और इसी से उनकी शारीरिक बनावट, बुद्धि और आदतों में अंतर आता गया और वे इंसान बनने की राह पर चल पड़े, तो फिर इसी थ्योरी के अनुसार हजारों लाखों सालों से प्रवास करने वाले उन जानवरों या पक्षियों की शारीरिक बनावट में क्यों कोई बदलाव नहीं आया? उन्होंने इतने सालों से क्यों एक भी नई चीज नहीं सीखी? क्यों इन प्रवासी जानवरों का वर्णन हजारों साल पुरानी किताबों में भी वैसा ही मिलता है जैसे कि आज है? यानी कि जब से इंसान सभ्य बना तब से क्यों किसी भी दूसरे जीव जंतुओं में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला? हाँ, ये बात सही है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जलवायु, तापमान, प्राकृतिक साधन और रहन सहन के अंतर के चलते किसी भी प्रजाति की शारीरिक बनावट, उसकी आदतों आदि में बदलाव आ जाता है। जैसे इंसानों के बीच रहने वाली बिल्ली और जंगलों में रहने वाली बड़ी बिल्ली या चीते, बाघ आदि में बहुत अंतर होता है और यही बात हम इंसानों में भी है। लेकिन यह अंतर इतना बढ़ जाए